बेटा क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है आपका, और मैथ में आज चैप्टर हम सिखा रहे हैं आपको सेकंड बहुपद। क्या? बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या? साथ में ही बोलोगे, POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल। तो बेटा मैथ में आपका सेकंड चैप्टर बहुपद है, इंग्लिश में कहेंगे आप पॉलिनोमियल। क्या? अब बच्चों मेरे बहुपद सिखाने से पहले मैं कुछ और सिखा रहा हूं आपको, ताकि बहुपद अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ में ही लिखेंगे, और कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। लिखो नंबर 1, चर। बेटा लिख लिया? अब देखिए नंबर 1 चर। चर समझ लीजिए, चर को इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल। क्या? VARI, वेरिएबल। वेरिएबल चर के लिए इंग्लिश में क्या कहोगे? वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक राशि होती है जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है। चर क्या है? ऐसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है। क्या कहलाती है? चर कहलाती है। ध्यान दो, चर का मतलब वेरिएबल मीन। वेरिएबल मीन और क्या होता है? अस्थिर। क्या होता है? मतलब जो चर है उसका मान स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, मतलब बदलता रहता है। अस्थिर कहिए वेरिएबल। वेरिएबल मीन होता है परिवर्तनीय। क्या? परिवर्तनीय। क्या? वेरिएबल मीन होता है परिवर्तनीय, इसका जो मान है वो परिवर्तित होता रहता है। कैसे? जैसे जो बीज गणित की आपकी राशियां हैं, जैसे x y z, x है, y है, z है, p है, q है, r है, का गा घा, ये सब क्या हैं? चर हैं। क्या हैं बेटा? चर। जैसे जैसे ये x है, अब x का मान गणितीय प्रक्रियाओं में चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कभी x का मान 4 आ गया, तो कभी 3/2 आ गया, तो कभी 1.2 आ गया। तो x क्या है? चर। y क्या है? चर। z क्या है? PQR क्या है? चर। और गणितीय प्रक्रियाओं में इन राशियों का मान, ये चर राशियां हैं PQR XYZ, मतलब A से लेकर Z तक ABCD में जो अल्फाबेट, जो अक्षर हैं, वो सब क्या हैं? चर हैं। चर हैं, वेरिएबल हैं, और इनका मान गणितीय प्रक्रियाओं में अस्थिर होता है, मतलब स्थिर नहीं होता है फिक्स की x का मान 4 होगा तो 4 ही होगा, या x का मान 2 होगा तो 2 ही होगा, मतलब अस्थिर होता है, बदलता रहता है। ठीक है? तो चर समझ में आ गया? हम कहें खा का क्या है? चर है या अचर है? चर। गा क्या है? पी क्या है? चर है या अचर है? चर। तो अब आपकी समझ में आ गया चर किसे कहते हैं। ओके, मतलब ऐसी राशियां
जिनका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है चर कहलाती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, अचर। कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहोगे? कांस्टेंट के अन्य मीनिंग है स्थिरांक या अपरिवर्तनीय। स्थिरांक या अपरिवर्तनीय। अब इसकी डेफिनेशन, आपको चर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अचर की डेफिनेशन, ऐसी राशियां, मतलब ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय प्रक्रियाओं में स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर, या ये कहिए बदलता नहीं है। अचर राशियां, फिर से बोलो, ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय प्रक्रियाओं में परिवर्तित नहीं होता है, अचर कहलाती हैं। मतलब कांस्टेंट कहलाती हैं। अब कांस्टेंट मीन होता है स्थिरांक। आपको ये स्थिरांक वर्ड मिलेगा जगह जगह मैथ में लिखा हुआ। स्थिरांक का संधि विच्छेद करें तो स्थिर प्लस अंक। स्थिर मीन स्थिर रहते हैं, अंक मीन अंक। अंक मीन अंकगणित। अंकगणित के अंक कौन से होते हैं? जैसे 1 अंकगणित का अंक है, 2 अंकगणित का अंक है, 3 अंकगणित का अंक है। समझ में आ रहा है? या 12 अंकगणित के अंक है ना। अब इनके मान चेंज नहीं होंगे। 1 का मान चेंज हो जाएगा, 1 का मान 1 होगा, 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 रहेगा। अंक मीन अंक, स्थिर मीन स्थिर रहें। जो अंक स्थिर रहते हैं, स्थिर माने चेंज नहीं होते हैं, उन राशियों को, ये जो राशियां हैं 1 2 3 12, ये अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अचर राशियां। तो अचर के बारे में समझ में आ गया। ठीक, अगला पॉइंट डालिए था बच्चों मेरे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। बेटा बच्चों मेरे समझोगे क्या है बीजीय व्यंजक? क्या है बीजीय व्यंजक? को इंग्लिश में कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अब बच्चों मेरे हम ये आईसी हटा दें तो अलजेब्रा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? और अलजेब्रा मीन होता है बीज गणित। क्या होता है? बीज गणित। अलजेब्रा मीन बीज गणित और अलजेब्रिक मीन होगा बीज गणितीय। क्या? बीज गणित। अलजेब्रा मीन बीज गणित, अब बड़ी की मात्रा या जोड़ दिया हमने तो बीज गणितीय। तो अलजेब्रिक मीन होता है बीज गणितीय, और बीज गणितीय को कहेंगे बीजीय। क्या कहेंगे? चाहे आप बीज गणितीय व्यंजक कहिए या फिर बीजीय व्यंजक कहिए। और बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या कहोगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, लिखो, डैश मार के आगे लिखिए।
चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बच्चों मेरे, अभी मैं आपको बहुपद नहीं बता रहा हूं, बहुपद से पहले बता रहा हूं। और परेशान ना हो, कंपटीशन तक का कर दोगे आप बहुपद हल। चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बेटा बच्चों मेरे, हमने पहले आपको बहुपद से पढ़ाने से पहले चर समझाया, समझ में आ गया। अचर समझाया, समझ में आ गया। मतलब चर राशि, अचर राशियों को समझाया, समझ में आ गया। अब आप सीख रहे हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। चर तथा अचर राशियों के योग, चर तथा अचर राशियों के अंतर, चर तथा अचर राशियों के गुणन, चर तथा अचर राशियों के भाग के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बोलो मेरे साथ में फिर से, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बेटा बच्चों मेरे, जैसे देखिए कैसे बीजीय व्यंजक बनते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचर से बनते हैं। अब चर है आपका, मान लीजिए x, और अचर है मान लीजिए 2 भी है, 3 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 2 लाख भी है। ये अचर हैं। x और प्लस 2, x प्लस 2, तो x क्या हो गया। x कैसी राशि है, चर राशि है, और 2 क्या है, अचर राशि है। तो चर और अचर राशि का क्या हो गया यहाँ पर, योग। अब इन दोनों का जब योग हो गया तो ये क्या कहलाएगा, x प्लस 2 बीजीय व्यंजक। ओके। दूसरा देखिए बेटा बच्चों मेरे, ये x क्या है, चर। अब आप कहोगे बार बार सर आप x ही ले हैं। आप जरूरी थोड़ी है x ही लोगे बार बार। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं। x ले लीजिए चाहे y क्या है, अचर राशि है, वो सॉरी चर राशि है। और 2 क्या है, 2 की जगह 3 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। 8 क्या है, अचर राशि। अब चर और अचर राशि का क्या हो गया, अंतर। तो ये y माइनस 8 क्या है, बीजीय व्यंजक है, जो चर और अचर राशियों से बने। समझ में आ गया ये। अभी आगे देखिए बेटा, ये z क्या है, चर राशि है z। अब z चर राशि है और 3 क्या है, अचर राशि है। तो 3 और z के बीच कोई चिन्ह नहीं है, क्या है, गुणा। तो ये गुणन में आ गया 3z। 3z किस में आ गया, गुणन में। मतलब ये जो 3z है वो चर अचर दोनों से मिलकर बना है। अब जो चर अचर दोनों राशियों से मिलकर बना है तो ये 3z क्या है, बीजीय व्यंजक है। आगे देखिए बच्चों मेरे, ये x क्या है, चर राशि है, और ये आपका 2 क्या है, अचर राशि है। अब चर और अचर राशि किस में है, भाग में। भाग में है, भाग में है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन 2। तो ये जो x अपॉन 2 है या फिर x भाग 2 है, ये क्या है बच्चों मेरे, क्यों है बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये चर और अचर राशियों के भाग के संयोग से बना पद है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक। तो आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गया।
जरूरी थोड़ी ये बीजीय व्यंजक यही होंगे। मैं और बड़ा सा लिख दे रहा हूं, लो, एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों है बीजीय व्यंजक? ये चर है और ये अचर है, ये अचर है, ये और ये, तो ये चर और अचर से मिलकर बना है, इसलिए ये पूरा बीजीय व्यंजक है। चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, और हम जोड़ दें लो, तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है नहीं है, चिन्हों से मतलब नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो पहले आपने चर सीखा, फिर अचर सीखा, फिर बीजीय व्यंजक सीखा। अब हम अपने ही पॉइंट पे आ रहे हैं बच्चों मेरे, बहुत जल्दी। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं आपको पहले से मालूम है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब होल नंबर हैं। तो होल नंबर भी समझ में आ गया। अब बच्चों मेरे आता हूं मैं बहुपद पे। तो पहले नंबर पे मैंने क्या पढ़ाया आपको? चर। बहुपद चैप्टर है बहुपद, लेकिन बहुपद के अंतर्गत हमने पहले पढ़ाया क्या आपको? चर। चर समझ में आ गया। अचर, फिर आपको बीजीय व्यंजक, फिर आपको पूर्ण संख्याएं, और जिसे ये 4 पॉइंट समझ में आ गए, फिर बहुपद में क्या बचा है? कुछ नहीं। बहुपद समझ में आ गया, समझिए। अब डालिए बहुपद। बहुपद, पॉलिनोमियल, और डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बच्चों मेरे, बहुपद कहते किसे हैं? पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक हम आपको समझा चुके हैं, जो चर तथा अचर राशियों से मिलकर बनता है, जिनके चर तथा अचर राशियों के योग से, अंतर से, गुणन से और भाग के संयोग से जो पद बनते हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर तो जानते ही हो, और चर की घात के बारे में भी मालूम है। जैसे ये बाई है ना, तो ये बाई पर घात कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1। ये बाई स्क्वायर है ना? नहीं आया समझ में? चर की घात पूर्ण संख्या हो, और पूर्ण संख्या भी आप जानते हैं, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद बच्चों मेरे, बेटा मेरे, बहुपद किसे कहते हैं फिर समझ लो। बहुपद किसे कहते हैं फिर से समझ लीजिए। बहुपद किसे कहते हैं बच्चों मेरे? ऐसा बीजीय व्यंजक
जिसमें चर की घात, यहां तुमने ये वर्ड समझ लिया, बीजीय व्यंजक, चर, और चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। चर की घात, एक तो वो बीजीय व्यंजक हो और उस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात और चर की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पहली पूर्ण संख्या 0, चर की घात 0 है तो भी वह बहुपद है। चर की घात 1 है, भाई 1 पूर्ण संख्या है तो भी बहुपद है। चर की घात 2 है तो वो भी बहुपद है। नहीं आया समझ में? तो बेटा जैसे एक बड़ा सा सवाल बता देते हैं आपको, x की 4 प्लस 3x की क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक तो समझ चुके हैं आप, अब ये बीजीय व्यंजक है तो इस बीजीय व्यंजक में चर कौन से हैं? x x x x, यही तो है। अब इनकी घातें देखो, ये 4 है इस बीजीय व्यंजक की घात, तो ये 4 क्या है? पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? 2 क्या है? और x पर घात कुछ नहीं है तो ये 1 है, ये भी। मान लो यहां पर ये 4 नहीं होता, यहां 4x की पावर 0 होता तो ये भी 0 आपकी पूर्ण संख्या। चर की बात हो रही है, अचर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना आप बेटा। चर की घात पूर्ण संख्या हो उसी को बहुपद कहते हैं। अचर की घात क्या है इससे मतलब नहीं है, डेफिनेशन में अचर वर्ड नहीं आया है कि अचर की घात। मान लो यहां 3 की घात मैं 1/2 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बहुपद है, बहुपद पहचानना सीखिए। अब देखिए फिर से, x की पावर 1/2 प्लस 3x, क्या ये बहुपद है? नहीं है बहुपद, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि ये चर है और ये अचर है, और चर और अचर से मिलकर बना है, तो ये बीजीय व्यंजक तो है बच्चों मेरे, बट ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं होती हैं, पहली पूर्ण संख्या 0 है, दूसरी पूर्ण संख्या 1 है, तीसरी पूर्ण संख्या 2 है, चौथी पूर्ण संख्या 3 है और पांचवी पूर्ण संख्या 4 है। ये संख्याएं पूर्ण हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है चर की घात, इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि चर और अचर से मिलकर बना है, बट बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद पहचानना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक, लेकिन जरूरी नहीं है प्रत्येक बीजीय व्यंजक भी बहुपद हो। जैसे ये बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक भी है, बट ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर करना आना चाहिए आपको। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? बोलते नहीं हो भैया। आज देखो बेटा बच्चों मेरे, देखिए बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, यहां से भी सीख सकते हो। अब बच्चों मेरे, इसमें पॉली वर्ड को हम अलग हटा दें तो पॉली मीन होता है मैनी, और मैनी मीन होता है बहु, बहु मीन होता है बहुत या अनेक, और नोमियल, और नोमियल मीन होता है बच्चों मेरे टर्म। क्या होता है? टर्म। और टर्म मीन होता है पद। क्या होता है? पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल को इंग्लिश में बोलते हैं आप, वो हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो बहुपद में पॉली मीन बहु, बहु मीन बहुत या अनेक, और नोमियल मीन पद।
मतलब बहुपद में कम से कम एक पद होता है, जैसे 3 है या 3x है, कम से कम एक पद होता है, टर्म मीन पद, और अधिक से अधिक बहुत से पद हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, अनलिमिटेड पद हो सकते हैं बहुपद में। तो बहुपद में कम से कम पदों की संख्या एक होती है और अधिक से अधिक बहुत हो सकती है। बहु बहु माने बहुत हो सकती है। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए बच्चों मेरे, लिखो बहुपद का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर 1, पदों के आधार पर। बेस्ड ऑन टर्म्स। के आधार पर, बेस्ड ऑन पदों, टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स। नंबर 2, घातों के आधार पर। बेस्ड ऑन डिग्रीज। बच्चों मेरे, बहुपदों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर। वर्गों कितने बहुपदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो क्वेश्चन आए, बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। समझ में आ गया बच्चों? बेटा बच्चों मेरे, अब इसको थोड़ा विस्तार से सिखा रहा हूं आपको। बना लीजिए टेबल। अब लिखेंगे उदाहरण, बहुपद के उदाहरण। फिर लिखेंगे पदों के आधार पर बहुपद का नाम। फिर लिखना है आपको घातों के आधार पर बहुपद का नाम। और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बढ़ा दे रहा हूं। बीजीय व्यंजक, या सॉरी, बीजीय व्यंजक ना लिख के समीकरण लिखिए। तो इसमें आपको बहुपद भी समझ में आ जाएगा, बीजीय व्यंजक भी समझ में आ जाएगा और समीकरण भी समझ में आ जाएगा। और अगला चैप्टर है आपका समीकरण। तो बहुत अच्छे से सीखो, एक पंथ दो काज। और ये आपने समझ लिया तो बहुपद समझ में आ गया, नहीं तो रटन सीखोगे। सवाल तो कर लोगे आपको जैसे रटा के सिखाया गया है, तो है ना, लेकिन डीपली कंपटीशन के आधार पे पूछ लिया सवाल तो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से सीखो बच्चों मेरे। पहला बहुपद है 0। पहला, कोई कहे 0 क्या है? बोले 0 बहुपद है या नहीं? बोले बहुपद
है। जीरो बहुपद क्यों है? क्योंकि जीरो बराबर होता है 0x की पावर 0। जीरो बराबर, आप ये गणितीय रूप में, जीरो को गणितीय रूप में लिखेंगे 0x की पावर 0। और ये हमने आपको बता दिया है x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। x की पावर किसी पर घात 0 लग जाती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 8 की पावर 0 तो उसका मान 1, 15 की पावर 0 तो उसका मान 1, 22 की पावर 0 तो उसका मान, z की पावर 0 तो उसका मान, एक्स वाई की होल पावर 0 तो उसका एक्स वाई की होल पावर का मान 1। 1 क्यों होता है सबका? भाई 1 की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 है, और 1 करोड़ की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं। बताया नहीं है बच्चों? बोलो ना यस नो। बताओ, बताया नहीं बताया है? तुम बोलो ना अंबिका। हैं? भूल गई इसका मतलब। लो फिर बता दे रहे हैं, पहले इसी को खत्म करें। x की पावर 0 मतलब हम 1 करोड़ की पावर 0 लिख रहे हैं तो उसका मान भी 1 होता है, और x का मतलब 1 की पावर 0 लिख रहे हैं तो उसका मान भी 1 होता है। क्यों होता है मैंने बताया है, आप भूल गए, ध्यान दो। जैसे देखिए ये x की पावर 5 है भाग ये x की पावर 5 है, ठीक है। अब ध्यान दोगे बच्चों मेरे, अब x की पावर 5 को x की पावर 5 से भाग करना है, तो x की पावर 5 को x की पावर 5 से क्या करना है? भाग। तो x की पावर 5 से x की पावर 5 में भाग देंगे तो x की पावर 5 एकम x की पावर 5। समझ में आ रहा है? और क्या बचा? कुछ नहीं। तो आंसर कितना आया आपका? 1 आया। अब सुनो, अब इसी को देखिए, अब हम इसको ऐसे दें x की पावर 5 बटे x की पावर 5, तो एकम एकम बराबर आंसर कितना आया? 1। ये भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरी तरह से देखिए, ये बेस क्या है इसका? जो आधार है x वो समान है, यहाँ x है यहाँ भी x है, और घातें भी समान है। समान हो या घातें या असमान हो, भाग में समान पदों की घातें भाग में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। ये मालूम है? अब देखो इसको तीसरे तरह से कर रहे हैं। x की पावर 5 माइनस 5, भाई ये भाग कर रहे हो x की पावर 5 से x की पावर 5 को, तो x की पावर 5 माइनस 5, तो क्या बचा? x की पावर 5 में से 5 गया तो 0, x की पावर 0। तो बच्चों मेरे यहाँ इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 1 आया, तो x की पावर 0 का आंसर भी 1 आएगा। नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? अभी आप कह रहे, मैंने कहा x की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 है, और मैंने कहा 1 की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। जैसे मैंने आपको यही तो बताया था, x की पावर 0 है तो उसका मान 1, और 1 की पावर 0 है तो उसका मान भी 1, और 1 करोड़ की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होता है। क्यों होता है? अब सुनो, हम यहाँ x की पावर 5 की जगह 1 करोड़ लिख ले रहे हैं। लो लिख लिए 1 करोड़। 1 करोड़ की पावर 5, जरूरी है घात 5 ही होगी भाई, 3 रख दो, आप 4 रख दो, तो भाग 1 करोड़ की पावर 5। अब इसको इससे भाग दोगे तो क्या आएगा? ऐसे ही 1 आएगा, ऐसे ही 1 आएगा। अब ये आधार हैं समान, तो समान आधारों की घातें घट जाती हैं। x की जगह क्या लिख लोगे आप? 1 करोड़ की पावर 5 माइनस 5, तो 1 करोड़ की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। नहीं समझ में आ रहा है? तो किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। और सीखते कहां से हैं ये? यहां से, क्योंकि भाग 3 तरह से की जाती है कि समान आधारों की घातें घट जाती हैं। फिर इस तरह से भाग कर सकते हो, आंसर में लिख के भाग कर सकते हो। समझ में आ गया आप? बेटा बच्चों मेरे,
अब ध्यान दो, ये 0 x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये क्या है, ये 0 क्या है, बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि ये 0 है अचर, अचर संख्या, और x क्या है, चर, और चर और अचर दोनों से मिलकर बने वो क्या है, बीजीय व्यंजक। क्या है? और ये कैसे, और इस बीजीय व्यंजक की जो घात है वो क्या है, पूर्ण चर में इस बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद भी है। तो ये बीजीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। आपने ये तो देख लिया 0 x की पावर 0 बोले बीजीय व्यंजक है या बहुपद है, और लेकिन उसने कह दिया केवल 0 क्या है, तो ये 0 बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, क्योंकि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए। ओके, अब देखिए, अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें एक ही तो है भैया। जब पदों की संख्या एक है तो ये कैसा है, एक पदीय बहुपद। बहुपद का नाम लिखना है किसके आधार पर, पदों के आधार पर। तो पद कितने हैं इसमें, इसमें पद कितने हैं, एक है। एक गुणा में चाहे 1000 पद क्यों ना हो, वो उसकी काउंटिंग एक पद में ही की जाती है। ठीक, तो ये आपका एक पद है, इसमें एक पदों की संख्या एक है, इसलिए इस बहुपद का नाम पदों के आधार पर क्या होगा, एक पदीय बहुपद। लिखो, एक पदीय बहुपद। इंग्लिश में एक पदीय बहुपद को कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, घबराओ मत, नोमियल तो आपको पॉलिनोमियल में से याद है, नोमियल, मो और जोड़ दो, मोनोमियल। क्या, मोनोमियल। तो इसका नाम क्या है, मोनोमियल। क्या, पदों के आधार पर। दूसरा नाम क्या है इसका, ये शून्य है, ये शून्य तो है, तो इसको कहेंगे शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद। मैंने कहा रटना नहीं है, और शून्य बहुपद को इंग्लिश में कहोगे जीरो पॉलिनियम। क्या, पॉलिनोमियल। तो बच्चों मेरे कोई कहे ये जीरो कैसा बहुपद है, ऑप्शन में पूछ ले तो जीरो में कितने पद हैं, एक पद, तो एक पद ये बहुपद है, मोनोमियल है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ये शून्य से बना है तो शून्य बहुपद। चाहे ये लिखा हुआ आ जाए चाहे आपका ये लिखा हुआ हो जाए, ये पदों के आधार पर नाम हो गया। अब बच्चों मेरे घातों के आधार पर, इस पे कोई घात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा बोले जीरो घात है, नो, उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो घातों के आधार पर ये कैसा बहुपद है, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, अपरिभाषित। ये याद रखना है आपको, इस पर कोई घात नहीं बोलोगे आप, इस बहुपद पर कोई क्या घात है पता नहीं, कोई घात है ही नहीं, अपरिभाषित की परिभाषा नहीं दी जा सकती। दूसरा आपने सीखा ये बहुपद भी है, ये बीजीय व्यंजक भी है। ओके, अब ये समीकरण में कैसे बदलें इस बहुपद को, जीरो बहुपद को समीकरण में बदलोगे तो बहुपद के आगे जीरो लगा देते हैं हम, बहुपद के बराबर हम जीरो लिख देते हैं, व्यंजक के बराबर हम जब जीरो लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, समीकरण। जैसे जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो। अब यह समीकरण का भी नाम आ जाता है, ये समीकरण तो है जीरो बराबर जीरो, लेकिन कैसी समीकरण है, सत्य समीकरण। कैसी समीकरण है, अब तुम कंफ्यूज हो गए, सत्य समीकरण सर कैसे होती है, सत्य, सत्य नहीं जानते शब्द, ट्रू। वास्तव में जीरो जो है जीरो के बराबर ही होता, जीरो के एक के बराबर हो जाएगा। अभी मैं लिख दूं जीरो बराबर एक, तो ये समीकरण तो होगी, एक के बराबर जब जीरो है, जब किसी बहुपद के बराबर जीरो लिख देते हैं तो वो समीकरण बनता है। और हमें लग रहा है दोनों के मान लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के मान सेम हैं, तो वो सत्य समीकरण है। और दोनों के मान अलग अलग हैं तो वो असत्य समीकरण है। ओके, समझ में आ गया, ये आगे बढ़ रहा हूं बच्चों।
देखिए जो थ्री, ये थ्री क्या है? बहुपद है। थ्री बहुपद क्यों है बच्चों? क्योंकि थ्री को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थ्री बराबर 3x⁻0। अब भाई अभी मैंने आपको बहुपद की डेफिनेशन सिखाई है। पहले बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन बताई थी। ये बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि ये x चर है और 3 अचर है। ये चर और अचर के गुणन से बना है। गुणन माने गुणा से, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। अब फिर बीज आपने सीखी बहुपद की परिभाषा कि जब बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होता है। तो इसमें चर की घात 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। तो बच्चों मेरे 3 का मतलब है यहाँ 3x⁻0। 3x⁻0 का मतलब है 3। क्यों है? क्योंकि x⁻0 का मान होता है 1। 1 की और 3 की मल्टीप्लाई 3। तो कहने का मतलब 3 आपका बीजीय व्यंजक भी है, बहुपद भी है। 3x⁻0 बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। अब बहुपद को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, पदों के आधार पर और अब पदों के आधार पर इसका क्या नाम है? कितने पद हैं इसमें? जब एक पद है तो क्या होगा? ये एक पदीय बहुपद। फिर से लिखोगे एक पदीय बहुपद। और एक पदीय बहुपद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोनोमियल लिख लोगे। दूसरा, ये शून्य बहुपद है क्या? भले एक पदीय शून्य थोड़ी है, ये अचर है, अचर संख्या नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे? अचर बहुपद। क्या? अचर बहुपद। और अचर बहुपद को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? या ये शून्य नहीं है तो अशून्य, अशून्य बहुपद भी बोल सकते हो इसे। अचर बहुपद लिखो फिलहाल तो। समझ में आ गया बेटा? अब इसमें इस अचर बहुपद में घात क्या है? 0। घात क्या है? 0। जब 0 घात है तो ये हो गया शून्य घातीय बहुपद। घातों के आधार पर इसका क्या नाम होगा? शून्य घातीय बहुपद। बहुपद 0 डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बेटा? अब इस 3 के बराबर हम 0 लिख दें। ये बच्चों 3 क्या है? बहुपद भी है, वो बीजीय व्यंजक भी है, बहुपद भी है। और 3 नहीं, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, जितनी संख्याएं, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 लाख हो, माइंड खोलो अपना, चाहे 10,000 हो, सब की सब बहुपद हैं। क्योंकि सबकी सबको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो बहुपद हैं। जब बहुपद हैं तो बीजीय व्यंजक भी हैं। और जब बीजीय व्यंजक हैं तो उनके बराबर हम 0 लिख दें तो ये क्या बन जाएगी? समीकरण। लेकिन ये समीकरण हमें आंखों से दिख रही है कि 0 जो है वो 3 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, दोनों साइडें बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये क्या है बच्चों मेरे? अशक्त समीकरण है। नहीं आया समझ में? असत्य समीकरण है। तो समीकरण भी समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दो। क्या हुआ?
कोई बात नहीं है, मैं उसी को आप लिखते जा रहे हैं, टेबल समझ में आ गई होगी आपकी। फिर क्या था आपका उदाहरण, अगला उदाहरण ले रहे हैं आपका, पदों के उदाहरण हो गया ये, फिर पदों के आधार पर बहुपद का नाम, फिर घातों के आधार पर बहुपद का नाम, और फिर ये उस बहुपद को हमने किस में बदल दिया, समीकरण में। बेटा बच्चों मेरे, नेक्स्ट लिखिए x प्लस 2, x प्लस 2। तो बेटा बच्चों मेरे x प्लस 2 क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक क्यों है x प्लस 2, क्योंकि ये चर और ये अचर से मिलकर बना है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक है तो ये बहुपद क्यों है, इस बीजीय व्यंजक में चर की घात एक है, कुछ नहीं है तो एक है, और एक क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। समझ में आ रहा है। अब ये बहुपद पदों के आधार पर इसका क्या नाम है, इसमें पद कितने हैं, दो, एक और एक x है और दूसरा दो है, तो दो पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। और द्विपदीय बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। नोमियल तो आपको याद है, इंग्लिश तो और सरल है, बाइनोमियल, द्विपदीय बहुपद। और घातों के आधार पर इस पे घात कितनी है, एक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, सॉरी एक घातीय बहुपद तो नॉर्मली हो गया आपके मैथ में, जिस बहुपद के में चर की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक घातीय बहुपद भी लिख सकते हो, लेकिन आप वही लिखो जो मैथ में आपके आया है, रैखिक बहुपद। लेकिन याद रखोगे रैखिक बहुपद कब कहते हैं, जब चर की घात एक हो। जब बहुपद में चर की घात एक हो तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहोगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ओके, अब बच्चों मेरे इस रैखिक बहुपद को किस में बदलेंगे, समीकरण में, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो गई, आपकी समीकरण हो गई। लेकिन ये समीकरण कैसी होगी, समीकरण का नाम है। इस समीकरण में चर की घात कितनी है, एक। जब चर की घात एक है तो ये रैखिक समीकरण, क्या रैखिक समीकरण कहोगे इसको। और इंग्लिश में आप इसे क्या कहोगे, लीनियर, बोलो, इक्वेशन। क्या इक्वेशन, क्या उच्चारण देखो, इक्वेशन, इक्वेशन। क्या पढ़ोगे इसे, इक्वेशन, क्या इक्वेशन, क्या। तो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर की घात एक है इसलिए इसको रैखिक समीकरण। तो बच्चों x प्लस 2 क्या है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक है तो ये बहुपद, बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या है एक, इसलिए बहुपद है। इस बहुपद के बराबर हमने 0 लगा दिया तो ये क्या हो गया, समीकरण। कैसी समीकरण है, रैखिक समीकरण। आगे बस फाइनल की ओर चल रहे हैं, परेशान मत हो, सवालों में तो कुछ है ही नहीं, फूंक मारते ही उड़ जाएंगे सवाल, सवालों में कुछ नहीं रहेगा जब आपने ये सीख लिया। जब बेटा बच्चों मेरे, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये बहुपद क्यों है, वो सॉरी बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि ये चर और अचर से मिलकर बना है। भाई x स्क्वायर क्या है, चर, x क्या है चर, 2 और 4 क्या है अचर।
तो ये चर और अचर से मिलकर बना है ये पद। पूरा व्यंजक चर और अचर से मिलकर बना है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में चर की घात हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। चर की पावर 2 है। और यहां पर देखो चर x है तो x की पावर 1 है। तो यहां भी पूर्ण संख्या है चर की पावर, और यहां भी पूर्ण संख्या है चर की पावर, इसलिए ये बहुपद है। बहुपद वही होता है जिसमें प्रत्येक जितने भी चर आए हों सब प्रत्येक चर की पावर पूर्ण संख्या हो। ओके, तो ये बीजीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। तीसरा, ये समीकरण कब बन जाएगा? जब हम x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, जब हम बहुपद या बीजीय व्यंजक के आगे 0 लिख देते हैं तो वह समीकरण बन जाता है। तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे, ना बीजीय व्यंजक कहेंगे, इसको हम कहेंगे समीकरण। ओके, अब देखिए इसमें पद कितने हैं बच्चों मेरे, बेटा मेरे? पद कितने हैं? 3। 1 x² 1 हो गया, 2x 2 हो गया, 4 3 हो गया। जब 3 पद हैं तो क्या कहेंगे इसे? त्रिपदीय कहो चाहे त्रिपदी कहो, त्रिपदी बहुपद जरूरी नहीं है, त्रिपदी बहुपद सार्थक पढ़ने में आए बच्चों मेरे, त्रिपदीय बहुपद। और त्रिपदी बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, नोमियल तो आप सब में पढ़ ही रहे हैं। त्रिपदी बहुपद है, पदों के आधार पर इसका नाम होगा त्रिपदी। अब घात इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। सबसे बड़ी घात देखते हैं। जब घातों के आधार पर जाते हैं तो छोटी घात नहीं देखते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं बहुपद में। और सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। 2 है तो 2 है, तो इसलिए ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? अब ये द्विघातीय बहुपद है, अब यहां द्विघातीय ये समीकरण है, और द्विघातीय को क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक। समीकरण तो है x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, लेकिन कैसी समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है, हिंदी में कहोगे द्विघातीय समीकरण। और इंग्लिश में क्या कहोगे बच्चों मेरे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आया समझ में? बस समाप्त की ओर चल रहे हैं, घबराओ बिल्कुल मत। नेक्स्ट, x³ प्लस 3x² प्लस x² माइनस 4। अब हम देखेंगे, देखो बच्चों ये चर है x चर है ना, और 3 और 4 क्या है? अचर है। तो ये कैसा बहुपद हो गया? वो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। क्योंकि बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं, आपको डेफिनेशन सीख चुके हो, जो चर और अचर से मिलकर बना हो, बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक है, फिर इसका दूसरा नाम क्या है? बहुपद। ये बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद। बहुपद क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर चर की घात 3 है पूर्ण संख्या, यहां पर चर की घात 2 है पूर्ण संख्या, यहां पर चर की घात 2 है तो पूर्ण संख्या। जब चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसको बहुपद भी कहते हैं। अब बहुपद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार। पदों के आधार पर इसको क्या नाम देंगे? इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 पदीय बहुपद है। चतुर्थ पदीय कहो या 4 पदीय कहो, घबराना नहीं है।
चतुर्थ पदीय बहुपद या 4 पद वाला बहुपद, जैसे भी बोलो। और इंग्लिश में कहोगे फोर्थ टर्म पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बेटा? अब घात इसकी हाईएस्ट कितनी है? 3। तो इसको क्या कहोगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या कहोगे? त्रिघातीय बहुपद, घात के आधार पर। और त्रिघातीय बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक। क्यू नहीं कहते हो? क्यू, एक्स की क्यू, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। नहीं आ रहा है समझ में बेटा? अब बेटा इसके बराबर क्या लिख दें हम? 0 एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या बन गई? समीकरण। लेकिन इस समीकरण को क्या कौन सी समीकरण कहेंगे? त्रिघातीय समीकरण। क्या कहेंगे? त्रिघातीय समीकरण। क्या कहेंगे इसको? और इंग्लिश में क्या कहोगे? क्यूबिक। क्या कहोगे? बोलो। क्यूबिक तो बच्चों मेरे बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, बहुपद समझ में आ गया, और समीकरण समझ में आ गया, और सभी के नाम अलग अलग भी समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट में खत्म करते हैं बच्चों। लिखो क्वेश्चन पहला, क्या एक्स की क्यू प्लस 3 की पावर 2 अंडर रूल x बहुपद है? तो आंसर आएगा नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्या x की क्यू प्लस 3 की पावर 2 अंडर रूल x बहुपद है? तो आंसर होगा नहीं। अब क्यों नहीं है? अब देखो पहले समझो, ये x की क्यू है, x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। तो ये चर और अचर दोनों से मिलकर बना है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो है। इसका नाम बीजीय व्यंजक तो है। वो क्वेश्चन करता है यहाँ क्या ये एक्स की क्यू प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूल x बीजीय व्यंजक है? तो आप आंसर क्या लिखते हैं? हाँ, मतलब ये बीजीय व्यंजक है। ओके। अब जब उसने कहा ये बहुपद है, अभी आपने जितने पढ़े थे वो बीजीय व्यंजक भी थे और बहुपद भी थे। ये बीजीय व्यंजक तो है बट बहुपद नहीं है। डेफिनेशन बीजीय व्यंजक भी लिखवाई है हमने और बहुपद की भी। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बच्चों, इसको फिर से लिखूं मैं तो ये जो x की क्यू है, इसको फिर से लिखूं तो x की क्यू प्लस, भाई चर से तो मतलब ही नहीं है, चर से 3 की पावर 2, ये अंडर रूल x है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि इस अंडर रूल का मान होता है 1/2, तो इसे x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चर है, ये 3 चर की घात, यहाँ पर जो 3 है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जो चर की घात है 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद, मतलब कुछ की है और एक की भी नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या, तो वो बहुपद नहीं है। इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब है नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन 2,
एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 में, बहुत सुंदर क्वेश्चन, ऑप्शन वाले नहीं बताने पड़ेंगे फिर हमें। 5 में पदों की संख्या बा घातों की संख्या, पदों बा, सॉरी यहां पर ऐसे लिखो, पदों बा घातों की संख्या लिखी है। एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 में पदों बा घातों की संख्या लिखी है। तो बेटा पहले तो पहचानो ये है क्या जो हमने लिखा है। ये देखो x क्या है, 4 है, और ये x क्या है, 4 है, और ये 3 और 5 क्या है, अचर है। तो ये चर और अचर से मिलकर बना है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। जो चर और अचर से मिलकर बनता है वो बीजीय व्यंजक होता है। ओके, अब ये बीजीय व्यंजक के साथ ये बहुपद है या नहीं है। यहाँ चर की घात 5 है तो ये पूर्ण संख्या है, यहाँ चर की घात 2 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद भी है। तो इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है और घातों की संख्या कितनी है, बताओ पदों की संख्या कितनी है, 9। यही मार खा जाओगे। अब सुनो इसका हल का मानक रूप, इसको मानक रूप में लिखेंगे। पहले मानक रूप क्या होता है बहुपद का, यहां x की पावर 5 है प्लस, जब x की पावर 5 है तो फिर क्या आना चाहिए, इसके बाद x की पावर 4 आना चाहिए। x की पावर 4 जो इसमें नहीं है, तो x की पावर 4 की मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। और 0 x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, जिसका कोई महत्व नहीं है। मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ये लुप्त है इसमें, इस बहुपद में ये डिसअपियर है। समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है तो, लेकिन दिख नहीं रहा है। लो हमने अब दिखा दिया आपको, उसका महत्व तो कुछ नहीं है। प्लस फिर 2 आया है, उससे पहले प्लस लिखो या चिन्ह माइनस लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 0 x की पावर 3, अब x की पावर 3 के बाद क्या आएगा, x की पावर 2, और जो किसका है, प्लस का, प्लस x की पावर 3x की पावर 2। अब 3x की पावर 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद पावर क्या आती है, 1, तो x की केवल x लिख दो और प्लस 5। इसका मानक रूप ये हुआ। मानक रूप का मतलब है या तो वो बहुपद घातों के अवरोही क्रम में हो, ये घातों के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम डिसेंडिंग, समझ में अवरोही क्रम डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग माने घटता हुआ क्रम, घातों का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग माने होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम, घटता हुआ। x की पावर 5, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1। समझ में आ रहा है, ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। पदों की संख्या गणना तब करेंगे कि आप ये देखेंगे वो बहुपद है या नहीं है, फिर वो बहुपद इंक्रीजिंग में है या फिर डिक्रीजिंग में है। समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, आरोही क्रम में है घातों के या अवरोही क्रम में। कौन सी घात मिस है, जहां मिस हो वो 0 से मल्टीप्लाई करके वहां लिख दो। अब देखो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों आंसर में पदों की संख्या बराबर, ऐसे पूछेगा में पदों की संख्या होगी ऑप्शन में, तो बोले पद तो 1 2 3 है, 3 पे टिक कर लिया, 3 भी होगा उसमें ऑप्शन में, लेकिन आंसर गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 के साथ साथ 6 भी होगा। नहीं आई बात समझ में, और 6 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है ना बच्चों। अब देखिए घातों की संख्या, घातों की संख्या
इसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहा हूं 2 मिनट का, फिर फाइनल कर रहा हूं इसको। अब घातों की संख्या हाईएस्ट पावर देखते हैं चर की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है x की पावर 5, तो घातों की संख्या 5 हमेशा हाईएस्ट लिखते हैं। ओके, आगे ध्यान दो बच्चों। टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x की पावर 0 प्लस x की क्यू को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए। और मानक रूप होता है बहुपद का डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, मतलब अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम, चाहे आप आरोही में लिख दें या फिर अवरोही में लिख। पहले तो देखिए ये क्या है, बोले बीजीय व्यंजक है भैया, ये चर और अचर से मिलकर बना है। अब बीजीय व्यंजक के बाद ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद तब होगा, बीजीय व्यंजक बहुपद तब होगा जब इसमें चर पर जो घात लगी हुई होगी वो पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ चर पर घात 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर पर घात 1 है तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर पर घात 0 है तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर पर घात 3 है तो ये पूर्ण संख्या, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी है और इसके बराबर 0 लिख दें तो ये समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब बेटा अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या, अवरोही क्रम डाल दो। अवरोही क्रम भी मानक रूप होता है। सबसे बड़ी घात अवरोही में x की क्यू प्लस का है, फिर उससे छोटी घात प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटी माइनस का 3x, चर में देखोगे केवल, फिर प्लस का 4x, फिर प्लस का 2, क्या प्लस का क्या बोलो ना 2। तो अवरोही क्रम, या फिर इसको क्या लिखते हैं आप, आरोही क्रम में भी लिख सकते थे, दोनों में जरूरी नहीं है लिखना। ये मानक रूप हो गया इसका, आरोही क्रम या अवरोही क्रम ही मानक रूप होता है। इसका दूसरे रूप में लिखते तो क्या लिखते पहले बताओ, 2 फिर माइनस 4x फिर माइनस 3x फिर बोलो एक्स स्क्वायर फिर प्लस, ये प्लस का है x की क्यू। तो मानक रूप चाहे इसमें लिखो चाहे आप इसमें लिखो। अच्छा, अब एक बात और बता दो, इसी सवाल में पदों की संख्या कितनी है, तब हम समझ लेंगे तुमने अब तक सही से समझा है। बताओ, बोलो ना जल्दी। 4 है, 1 2 3 4 5। बताओ पदों की संख्या कितनी है, जल्दी बोलो। अरे हैं भैया, इसका माइंड बहुत जबरदस्त है संजना का, इसने पीछे से कैच कर लिया। 4 ही है और देखने में कितनी है 5। बोले 1 2 3 4 5, जबकि है 4। 4 क्यों है, इसलिए है ये जो 2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरू से ही बता रहा हूं, 2x की पावर 0 माइनस 4x की पावर 0 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यू। अब देखिए ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x की पावर 0, तो माइनस का कितना बचा 2x की पावर 0 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यू। तो कितनी रह गई 4। तो 4 ही तो है। संख्या हल करने पर घटे बड़े नहीं बही रहे, उस बहुपद को हल करके भी देख लो, संख्या घट बढ़ तो नहीं रही है। ओके, तो इसमें पदों की संख्या 4 है बच्चों मेरे। और इसको जो 2x की पावर 0 है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 की -2 में मल्टीप्लाई, तो -2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की
यू। क्या कहना चाहिए -2 क्या है, बहुपद है, 2 क्या है, बहुपद है, क्योंकि उसमें x की पावर 0 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब भाई आप x पढ़ रहे हो चर, अभी मैं y लिख दूं सबकी जगह तो भी तो वही मतलब रहेगा। मैं इसको लिख दूं z सभी की जगह तो क्या हो जाएगा, मैं p लिख दूं, मैं का लिख दूं, का स्क्वायर का, तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो घबराना नहीं, ये सब चर हैं। तो आज इतना ही, ठीक है बेटा, घबराओ मत, सवाल हम कल बता देंगे, है ना, एक दिन ज़्यादा सही।